गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे कि आईटीआई फिटर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट है तो कौन कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट है। तो यहाँ देख ले, यह आईटीआई फिटर ट्रेड का यह सिलेबस है। फिटर, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, एनएसक्यूएफ लेवल 4, फिटर, इंजीनियरिंग ट्रेड, सीरियल नंबर 97 फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये चाहिए CO2 टाइप 3 kg कैपेसिटी। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। ये जो आप CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर देख रहे हैं तो इसका प्रयोग क्लास B फायर को बुझाने के लिए करते हैं। मतलब तेलीय पदार्थों से जली आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास B टाइप का आग देख रहे हैं, मतलब तेलीय पदार्थ से लगा हुआ आग है। तो इसे बुझाने के लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सेफ्टी पिन को हम निकालते हैं और ये जो व्हील बल्ब है इसे खोलना रहता है। तो खोलने से पहले ये जो आप डिस्चार्ज हॉर्न देख रहे हैं इसे इस प्रकार पकड़ते हैं और फिर आग के ऊपर इस प्रकार रखकर हम व्हील बल्ब को खोलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो क्लास B टाइप का आग था वह पूर्ण रूप से बुझ चुका है। सीरियल नंबर 98 फायर बकेट्स। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फायर बकेट बोलते हैं और फायर बकेट का प्रयोग छोटे लेवल के आग को बुझाने के लिए किया जाता है। और फायर बकेट को लाल रंग से रंगकर इसके ऊपर फायर या आग को वाइट या ब्लैक कलर से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी फायर बकेट लाल रंग से रंगा हुआ है और इसके ऊपर जो फायर लिखा हुआ है यह काला रंग से लिखा हुआ है। इसे हम काला रंग से भी लिख सकते हैं या वाइट कलर से भी इसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आप 4 फायर बकेट देख रहे हैं तो इस 4 में से 3 में हम बालू को रखते हैं, मतलब इसके अंदर बालू को रखते हैं और एक में पानी को रखते हैं। पानी के जगह हम चारों में बालू को भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक में पानी है और बाकी 3 में बालू है। तो यहाँ पर हम छोटे लेवल के आग को देख रहे हैं तो इसे बुझाने के लिए हम फायर बकेट का प्रयोग करते हैं। तो फायर बकेट को इस प्रकार निकालते हैं और इसके अंदर जो बालू डाला हुआ है उसे हम इस आग के ऊपर गिराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे लेवल के आग जो है फायर बकेट के द्वारा पूर्ण रूप से बुझाया गया है। सीरियल नंबर 99 मशीन 22। तो ये चाहिए 100 mm का। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम मशीन 22 बोलते हैं। तो यह एक मशीन 22 है और इसका साइज 100 mm है। तो इसका साइज हम है, ये जो आप जबड़ा देख रहे हैं जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। तो इसे अगर हम इस प्रकार नापते हैं तो यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। तो इस प्रकार इस मशीन 22 का साइज 100 mm है। और ये जो मशीन 22 है इसका प्रयोग मशीन पर कार्य करते समय किसी जॉब को अच्छी तरह से पकड़ने और उस जॉब पर विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यह एक ड्रिल मशीन है। तो ड्रिल मशीन पर जब हम मशीन 22 का प्रयोग करते हैं तो इस 22 के द्वारा हम किसी जॉब को बांधकर, मतलब अच्छी तरह से बांधकर हम इस जॉब में ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मशीन 22 में जॉब को बांध दिया गया है और अब इसमें ड्रिल किया जाएगा। सीरियल नंबर 100 बीइंग कंपास
तो इसका साइज चाहिए 254 mm और 300 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम बिंग कंपास बोलते हैं। और ये जो बिंग कंपास है तो यह एक मार्किंग टूल है, ठीक है, और इसका साइज 300 mm है। अगर हम इसका साइज नापते हैं तो ये देखिए, इसका साइज 300 mm है। और ये जो बिंग कंपास है तो इसका प्रयोग वृत्त मतलब सर्किल खींचने के लिए, चाप खींचने के लिए, या दूरियां को स्थानांतरित या किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंग कंपास देख रहे हैं और यह एक सीट देख रहे हैं, तो इस सीट पर हमें बिंग कंपास की सहायता से एक सर्किल का निर्माण करना है। तो जिस साइज का सर्किल का निर्माण करना है उस साइज को हम नाप लेते हैं और फिर इसे लॉक करके इस सीट पर हम सर्किल का निर्माण करते हैं। इसी तरह इसके द्वारा हम इस पर चाप का भी निर्माण कर सकते हैं। और बिंग कंपास के द्वारा हम ये जो दूरियां हैं, दूरियां को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लिया जाए कि 80 mm हमको इस सीट पे स्थानांतरित करना है, तो 80 mm को हम यहाँ पे 80 mm को हम नाप लेते हैं और फिर ये देखिए इस तरह ये जो 80 mm है यहाँ पे स्थानांतरित हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है 80 mm इस सीट पे स्थानांतरित हो गया। इसी तरह इसके द्वारा हम किसी रेखा को बराबर भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे हम एक रेखा का निर्माण करते हैं और इस रेखा को जिस साइज में बराबर भागों में बांटना है उस साइज में हम इसे सेट कर लेते हैं, जैसे 50 mm, और फिर इसे इस प्रकार हम किसी रेखा को बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह ये जो बिंग कंपास है एक तरह का मार्किंग टूल है। सीरियल नंबर 101, हैंड हैमर विथ हैंडल। तो ये चाहिए 1000 ग्राम का। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम हैंड हैमर विथ हैंडल 1 kg बोलते हैं। मतलब इस हैमर का वजन 1 kg है और यह हैमर में यह हैंडल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1 kg यहाँ पे इंडिकेट है। ये जो हैमर है तो हैमर का प्रयोग किसी धातु पे चोट लगाने के लिए या उसे मोड़ने के लिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं, मोड़ने के लिए भी करते हैं। अगर इसे सीधा करना है तो सीधा करने के लिए भी हैमर का प्रयोग करते हैं। तो हैमर का प्रयोग अगर किसी धातु को चीजल की सहायता से काटना है तो इस चीजल पर जो चोट देंगे वह हैमर की सहायता से ही देंगे। किसी गर्म धातु को आकार देने के लिए भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, इसे गर्म धातु पर हैमर के द्वारा से सीरियल नंबर 102, टॉर्क रिंच स्टैंडर्ड रैचेट टाइप। तो ये चाहिए 14 से 68 mm। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम टॉर्क रिंच बोलते हैं। और ये जो टॉर्क रिंच है तो इसका प्रयोग ये जो नट और बोल्ट है तो नट बोल्ट को सही तरीके से कसने के लिए करते हैं। अगर हम इस नट बोल्ट को आवश्यकता से अधिक टाइट कर देंगे तो इसका जो यह थ्रेड है यह खराब हो जाएगा, यह टूट जाएगा। और इसके द्वारा कौन कौन सा यूनिट में और किस मान में इसके द्वारा हम नट बोल्ट को टाइट करेंगे यह यहाँ पे इंडिकेट रहता है। जैसे यहाँ देखिए 10 से 50 LBF/FT, मतलब 10 से 50 तक पाउंड फुट में हम कस सकते हैं। दूसरा है 14 से 68 NM, मतलब 14 से लेके 68
तक न्यूटन मीटर में हम कस सकते हैं। और फिर है 1 से 7 kgfm, मतलब 1 से 7 kg पर मीटर में हम नट बोल्ट को कस सकते हैं। इसी तरह ये जो आप 100 से 600 तक lbf इंच, ठीक है, मतलब कि इसके द्वारा हम 100 से 600 तक पाउंड प्रति इंच में हम नट बोल्ट को कस सकते हैं। और इसके हैंडल पे देखें, प्रत्येक यूनिट का मान अंकित है। जैसे यहाँ देखिए 14 से लेके 68 तक अंकित है nm, मतलब न्यूटन मीटर। फिर यहाँ देखिए kgfm, ठीक है, मतलब किलोग्राम मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 से लेकर 7 तक। फिर ये देखिए ये है lbf/in, मतलब पाउंड इंच, तो ये हो गया 100 से 600। इसी प्रकार यहाँ देखिए lbf/ft, मतलब पाउंड फुट, तो ये है 10 से लेके 50। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 10 mm का बोल्ट है, तो इस 10 mm का बोल्ट को हमें यहाँ पे कसना है। तो यह किस शक्ति में कसेंगे, तो इससे पहले हमको टॉर्क रिंच को सेट करना होता है। तो इस टॉर्क रिंच को सेट करने के लिए ये जो आप पीछे देख रहे हैं, तो इसे इस प्रकार खींचें, ठीक है, खींचकर इसे इस प्रकार मोड़ें। और ये जो 10 mm का बोल्ट है, तो इसे कसने के लिए हमें चाहिए 44 Nm, ठीक है। तो 44 Nm में इसे हमको सेट करना है। तो इसे घुमाकर हमें 44 पर सेट करना है। मतलब जब हम इसे कसते हैं तो यह ऊपर जाता है और जब खोलते हैं तो नीचे आता है। तो 44 पे इसे सेट करें इस प्रकार। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह 44 Nm पर सेट हो चुका है। और अब ये जो देख रहे हैं इसे अंदर की ओर करें। और फिर ये जो आप 10 mm का बोल्ट देख रहे हैं, इसे इसमें कसें। और फिर इसके ऊपर जिस नंबर का बोल्ट है उस नंबर का सॉकेट रिंच लेकर हम इसमें लगाते हैं। सॉकेट रिंच लग गया और फिर इसे इस प्रकार इसमें घुसाकर इसे टाइट करते हैं। और जब यह सही तरीके से टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर एक आवाज़ आएगा, तो इसका मतलब होगा कि यह सही तरीके से टाइट हो चुका है। जैसे ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर एक आवाज़ आ रहा है, एक आवाज़ आ रहा है ना, मतलब यह जो बोल्ट है यह सही तरीके से टाइट हो चुका है। तो इस तरह ये जो टॉर्क रिंच है, तो टॉर्क रिंच का प्रयोग सही तरीके से नट बोल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है।